हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 16 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक्स के द्वारा इनमें से कौन सा बैंक स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब जो ब्रिक्स है, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये स्टार्टिंग में ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, ये सिर्फ ब्रिक कहलाता था जब इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी। तब इसमें केवल 4 देश हुआ करते थे, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। इन 4 देशों का यह समूह था। लेकिन साल 2010 में एक देश और इसका मेंबर बन गया, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तब जाकर यह ब्रिक्स कहलाने लगा। उसके बाद साल 2014 में इन 5 देशों ने यह सोचा कि क्यों ना एक अपना बैंक स्थापित किया जाए, एक ऐसा बैंक जो कि मुसीबत पड़ने पे हम 5 देशों को सपोर्ट करे। तब जाकर 2014 में इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी और एनडीबी का हेडक्वार्टर रखा गया शंघाई। क्या रखा गया? चाइना का शंघाई शहर। और इसका नतीजा क्या हुआ? साल 2020 में जब कोविड पेंडेमिक आया तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के ही द्वारा इन 5 देशों को $1 बिलियन की धनराशि अलग अलग आवंटित करी गई। और अभी फिलहाल में टोटल 10 मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स के। बाकी के नए 5 मेंबर कौन कौन से हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? क्योंकि 10वां मेंबर अभी 1 महीने पहले ही ऐड हुआ है, दिसंबर में। खैर, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई। इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967 में करी गई और इसका हेडक्वार्टर है मनीला। क्या है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में एक ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम है एंगल वन। इसी को एंजल वन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो यूरोपियन लैंग्वेज होती है उसमें एंगल बोला जाता है इसे। तो एंगल वन के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है अम्बरीश केंगे। क्या नाम है इनका? अम्बरीश केंगे। और केंगे इससे पहले गूगल पे में काम करते थे। गूगल पे में ये जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रहे। उसके बाद ये उसके वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिए गए थे। गूगल पे ने पूरे भारत भर में जिस तरीके से अपने पैर पसारे हैं उसका पूरा श्रेय अम्बरीश केंगे को जाता है। और अब जाकर इन्होंने एंगल वन को ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो एंगल वन कंपनी है ये एक तरीके की स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, मतलब शेयर खरीदने और बेचने में ये लोगों की मदद करते हैं। इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये कौन है जिनको दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है? आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है। इस तरीके की न्यूज़ आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं, चाहे एसएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अब अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और देवेंद्र कुमार उपाध्याय अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब इनका डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं जस्टिस विभू बाखरू। विभू बाखरू रिटायर हो गए हैं और आज ही के दिन देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इनकी जगह ले ली है। क्या आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 222 आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है। बाय द वे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट में इससे पहले भी रह चुके हैं और फिलहाल ये बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुए हैं। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन 21st सेंचुरी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है मनीषा पांडे ने। अब ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है। दरअसल ये जो किताब है ये इकोनॉमी के बारे में लिखी गई है, अर्थव्यवस्था के बारे में, लेकिन इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इस किताब का जो पहला हिस्सा है वो 1757 से लेकर 1947 तक की जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बताता है। मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले की पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी समझाता है। इस किताब का जो दूसरा हिस्सा है ये 1947 से लेकर 1991 के बीच की जो हमारी अर्थव्यवस्था रही उसकी कहानी समझाता है, क्योंकि इसमें फिर सबसे बड़ा चैलेंज हमारी गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब भाई हम आज़ाद हो गए हैं
और अब हमें खुद को ही फीड कराना है। और 1991 तक सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरी से चलती रहीं और देश हमारा तरक्की करता रहा। नए नए बांध बने, नए नए ब्रिजेस बने और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करी गई और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाई गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रही। लेकिन 1991 में जो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एक दरार आई, या फिर आप बोल सकते हो बहुत बड़ा चैलेंज आया, उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीज़ों को संभाला था। तो जो किताब का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है, ये 1991 से लेकर भारत की आज तक की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी कहानी बताती है। तो नाम ध्यान रखिएगा, मनीषा पांडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 15 जनवरी को, मतलब कल के दिन पूरे देश भर ने इंडियन आर्मी डे मनाया। और इस बार की 2025 की जो थीम रही, ये रही समर्थ भारत सक्षम सेना। आपको पता है पूरे दुनिया में इंडियन आर्मी चौथे नंबर की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है, या फिर आप बोल सकते हो मिलिट्री है। और इस बार का जो इंडियन आर्मी डे मनाया गया है, ये पहली बार पुणे से आयोजित किया गया। पुणे में इंडियन आर्मी डे की मेन परेड का आयोजन किया गया। इस टाइम पर आर्मी चीफ हैं उपेंद्र कुमार द्विवेदी। दिसंबर के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट कितना रहा? आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिटेल मार्केट का इन्फ्लेशन कितना रहा। तो दिसंबर में रिटेल मार्केट का रहा था 5.22%, लेकिन होलसेल मार्केट की अगर बात किया जाए तो 2.37% रहा है दिसंबर के महीने में। और अगर कंपेयर किया जाए नवंबर से, तो नवंबर में होलसेल का था 1.89% और दिसंबर में हो गया 2.37%। इसका मतलब यह है कि दिसंबर में जो खाने पीने के जो प्रोडक्ट हैं और उनका जो होलसेल मार्केट है, उसमें प्राइसेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईसीसी की तरफ से दिसंबर 2024 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन डिक्लेयर किए गए हैं? द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। इनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता था, क्योंकि दिसंबर का महीना पूरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से रिलेटेड रहा है। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इन्होंने जितने विकेट निकाले हैं, उतने बाकी के बॉलर्स को अगर देख लिया जाए तो उनके आंकड़ों से दुगने इनके विकेट है अकेले के जसप्रीत बुमराह के। तो इस बार मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर में ही रहे। आपको पता है 2024 में जसप्रीत बुमराह पहली बार नहीं बल्कि 2 बार मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं। ये इससे पहले जून 2024 के भी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे। और एक बात और ध्यान रखें, दिसंबर 2024 में विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रही? तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एनाबेल सदरलैंड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनाबेल सदरलैंड, ठीक है। तो ये विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर में रही हैं। क्या 2024 में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और भारतीय खिलाड़ी है जो किसी महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं? तो ये हैं यशस्वी जायसवाल। ये फरवरी 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। बाकी विमेंस एंड मेंस की जो 2024 की पूरे 12 महीने की लिस्ट है, वो पूरी अलग अलग लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हाल ही में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना करी गई है। जैसे कि आपको पता है भारत में नेशनल डेयरी बोर्ड है। ये डेयरी बोर्ड क्या करता है? दुग्ध उत्पादन पर मॉनिटरिंग करता है कि हाँ भाई दूध का उत्पादन कितना हो रहा है, कौन सा राज्य कितना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, आगे और कितनी ज़्यादा ग्रोथ हमें करनी है। उसी तरीके से अब हल्दी के लिए एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना करी गई है। ये जो टर्मरिक बोर्ड है, ये हल्दी के उत्पादन और उसे प्रमोट करने में, उसे एक्सपोर्ट करने पर मॉनिटरिंग और कंट्रोल करेगा। तो इसके नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं पाल्ले गंगा रेड्डी, इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। और जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना का एक शहर है, इसको बोलते हैं निज़ामाबाद। क्या? निज़ामाबाद। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे दुनिया में जितनी भी हल्दी का उत्पादन किया जाता है, उसका 70% हल्दी का उत्पादन अकेले भारत करता है पूरे वर्ल्ड में। सो नाउ यू कैन इमेजिन, अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग सारे देशों को हम हल्दी फीड करा सकते हैं। इवन आज की भी डेट में 100 से ज़्यादा देशों को भारत के द्वारा हल्दी बेची जाती है। और 2024 में आंकड़े ये कहते हैं कि करीब भारत में 11 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया गया। और एरिया वाइज अगर बात करें तो 3 लाख हेक्टेयर में हल्दी की खेती करी गई। भारत में एक नहीं जबकि 30 तरीके की हल्दी की प्रजातियां उगाई जाती हैं। ये कौन हैं जिनके द्वारा
मिशन मौसम हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये जो मिशन मौसम है इसको लॉन्च किया गया है, दरअसल आईएमडी जो है इसका 150वां स्थापना दिवस इस साल मनाया गया है। आईएमडी जिसको बोलते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का एक ऐसा विभाग जो कि मौसम की जानकारी रखता है और अपडेट रहता है और पूरे देश भर को इसके बारे में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करके रिजल्ट्स देता है। आईएमडी की स्थापना 1875 में करी गई थी। आज 2025 चल रहा है, तो आप देख सकते हो पूरे 150 साल हो गए हैं इसकी स्थापना के। इसी के उपलक्ष्य में मिशन मौसम पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत आने वाले समय में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स पर ध्यान देगा, ऐसी रियल टाइम सैटेलाइट्स जो कि मौसम की रियल टाइम जानकारी देंगी। जैसे कि इस बार ठंड कितनी पड़ने वाली है, तो पहले से ही देश तैयार रहे। इस बार कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ सकती है किन किन एरियाज़ में, गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ सकती है, तो इन सारी चीज़ों की मोस्ट एक्यूरेट जानकारी हमें मिल पाए, तो इसके लिए जो हाई रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, हर साल वेदर की वजह से हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है। पहले लाखों लोगों की हो जाती थी, लेकिन अब ये दर काफ़ी कम हो चुकी है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ग्रोथ करती जाएगी वैसे वैसे ये एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आईएमडी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे मृत्युंजय मोहापात्रा। क्या नाम है? मृत्युंजय मोहापात्रा। रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा कितने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाल ही में अप्रूव किए गए हैं? तो केंद्र सरकार के रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, या फिर आप हिंदी में ऐसे बोलते हो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन्होंने 56 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हाल ही में अप्रूव किए हैं और इसके लिए 700 करोड़ की धनराशि भी आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से भारत के जितने भी गांव हैं वहां पर किसानों को पानी की हर तरीके की व्यवस्था करके दी जानी चाहिए। यह है इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य। जैसे कि चाहे वो सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे वो पीने के पानी की शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, और हर एक किसान के घर पे टैप वाटर का कनेक्शन होना चाहिए, उसे पानी लेने बाहर नहीं जाना पड़े। या फिर अगर मछली पालन कर रहे हैं तो अगर वो आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रहे हैं तो उसके लिए भी पानी की व्यवस्था। या फिर अगर कोई भी किसान है जो कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहता है कि हाँ भाई इस बार बारिश में पानी को हम स्टोर कर लें, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं करी जाए। तो ओवरऑल 56 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे भारत भर में अलग अलग राज्यों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी जगह पर लॉन्च किए जाएंगे। महाकुंभ का आयोजन चल ही रहा है, आपको पता ही है। 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ चालू हो चुका है 2025 का। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसके लिए, जो कि 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्लेटफॉर्म का भाषिनी। क्या नाम है? भाषिनी। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये कई तरीके की सर्विसेज महाकुंभ में आने वाले लोगों को देगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोई चीज़ वहाँ पर मिल गई है तो वो इस पर्टिकुलर भाषिनी नाम का जो ऐप है, इस ऐप में रजिस्टर करके उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर लिस्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिली हुई है। तो वहीं पर उसी के ऐप में तुरंत उसे एक नोटिफिकेशन कुछ ही सेकंडों में या 1-2 मिनट में आ जाएगा कि आप फला स्टॉल में आ जाइए और इस स्टॉल में आकर उस प्रोडक्ट को जमा कर दीजिए, उस चीज़ को। या फिर आपकी कोई चीज़ खो गई है तो भी आप इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जैसे ही आपकी चीज़ मिलेगी तो आपको उसी ऐप पर ही अपडेट कर दिया जाएगा। पूरे दुनिया भर से करीब 50 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे हैं। तो 11 भाषाओं को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि दुनिया भर के जो लोग भी आएँ उन्हें किसी भी तरीके का बैरियर ना देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रशासन है और जो ट्रैवलर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम करेगा ये 11 लैंग्वेजेस सपोर्टेड भाषिनी एप्लीकेशन। और पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही महाकुंभ के लिए एक ऐप लॉन्च कर चुके हैं। आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था, कुंभ सहायक उसका नाम है। क्या नाम है? कुंभ सहायक। ठीक है, इसमें एआई जो है बीच में सहायक, ठीक है, एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो कुंभ सहायक है ये एक तरीके का चैटबॉट है, ये एआई सपोर्टेड है, हर तरीके की महाकुंभ की आपको जानकारी देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है एम राजेश्वर राव। ये इस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर हैं।
वैसे तो इनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 में खत्म हो रहा था, लेकिन जरूरतों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये अक्टूबर 2025 तक तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ही हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट की कमान इनके हाथ में दे दी गई है, क्योंकि अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड माइकल पात्रा थे। अब वो रिटायर हो गए हैं और आज ही के दिन से कल के दिन से 15 जनवरी से ये कार्यभार संभाल चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ और इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। इन्होंने शक्तिकांत दास की हाल फिलहाल में ही जगह ली है। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हैं। दुनिया में पहली बार 300 मेगावाट का कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम है नेंगचू वन। क्या नाम है? नेंगचू वन प्रोजेक्ट। चाइना में एक जगह है, इसका नाम है हुबी। हुबी एक प्रोविंस है चाइना का, वहीं पर यह प्लांट स्थापित किया गया है। अब देखिए है क्या, ये जो प्लांट है ये 300 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज अपने पास रख सकता है और पूरे दिन में ये 5 घंटे एनर्जी दे भी सकता है, मतलब बिजली दूसरे प्रोजेक्ट्स पर पहुंचा भी सकता है इन पाइपलाइंस के जरिए। और 7 घंटे तक ये लगभग कंप्रेशन इसका करता है, मतलब 7 घंटे ये ऑपरेशनल रहता है, बाकी के घंटे ये स्टोर कर सकता है और 5 घंटे ये दूसरों को एनर्जी सॉल्यूशन दे भी सकता है। और वर्ल्ड में इस टाइम पर कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज इतने बड़े लेवल पर कहीं पर भी लॉन्च नहीं किया हुआ है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। 2025 का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, जीएस अगर आपके लिए समस्या है तो मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे बैच की मदद से आप आसानी से 70% से ज़्यादा जीएस में स्कोर कर पाएंगे। मेरे जीएस बैच में मैंने कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज कवर कराए हुए हैं एक पैकेज के फॉर्मेट में। इस पर्टिकुलर बैच की मदद से आप हर एक एग्जाम इजीली स्कोर कर सकते हैं। सेफ 30 इस टाइम पर आप कोड लगाएंगे तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे हर एक बैच में। अपार्ट फ्रॉम दिस आप पर्टिकुलर बैचेस भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है मेरे से या सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी हो गया, अलग से कंप्यूटर का हो गया, या फिर आप स्टैटिक जीके प्लस कंप्यूटर का भी बैच परचेज कर सकते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले ध्यान रखें, आपके लिए रेलवे का भी स्पेशल बैच लॉन्च्ड है। इन सभी बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर की जो 3rd जनरेशन थी इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।